हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है 11th और 12th सेंचुरी में कैसे कैसे क्या चीजें हुई। अभी तक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि भाई 6 to 10 सेंचुरी जो भी सिस्टम्स रहे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, उनका पॉलिटी कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, किस तरीके से जो है प्रॉपर स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चली हुई थी उस टाइम पे। सो हमने वो देखा था। हमने नॉर्थ इंडिया में बात की थी कि भाई कैसे पुष्यभूति डायनेस्टी यहाँ पर आई थी और हर्षवर्धन का काफी जो रूल है वो अच्छा रहा था यहाँ पे। सो इट वाज काइंड ऑफ लोकलाइज्ड एंड काफी सेंट्रलाइज्ड इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था रहा था। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट कि भाई बंगाल वाले एरिया में पाल डायनेस्टी आई है, राष्ट्रकूट हैं अपने डेक्कन और कर्नाटक वाले एरिया में, एंड गुर्जर प्रतिहार है गुजरात प्लस राजस्थान वाले एरिया में। सो दैट वाज द नॉर्थ इंडिया। हमने साउथ में भी बात की थी कि भी कैसे चालुक्यास जो थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंटली प्रेजेंट थे वहां पे। बाद में ये वेस्टर्न चालुक्यास में बदल गए, फिर ईस्टर्न चालुक्यास बन गए। एक टाइम पे दो जगहों पर ये रूल कर रहे हैं, एक तो वेस्टर्न वाले एरिया में, वेस्टर्न डेक्कन में, और ईस्टर्न डेक्कन में। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे पल्लव डायनेस्टी वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, कैसे द्रविड़न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर का जो एक स्टार्टिंग फेज है वो पल्लव वंश के टाइम पर ही शुरू हुआ था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट देयर पॉलिटी, गवर्नेंस एंड ऑल। इसके साथ आपको ये हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि भाई हम लोग कैसे कैसे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वैदिक एज टू अल्टीमेटली महाजनपदों का टाइम, जिसमें मगध महाजनपद काफी ज्यादा जो है उभर कर सामने आया था। इसके अलावा फिर मौर्यन एम्पायर हमने आगे किया। फिर हमने देखा कि कई सारे जो हैं इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में इंडो ग्रीक्स वाले एरिया से, और आपके जो शक हैं वो आए हैं, कुषाण आए हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट गुप्ता एम्पायर, है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि जैसे हुन इन्वेजन था उसकी वजह से गुप्ता एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था और काफी इनएफिशिएंट रूलर्स भी थे उनके। दैट्स व्हाई दैट द होल एम्पायर वाज डिक्लाइंड। तो वी ऑल हैव एन आइडिया कि भाई कैसे कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टाइम 10th सेंचुरी तक कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, कब कब कहाँ कहाँ पर कौन सी डायनेस्टीज आ रही हैं। नाउ यू नो द नेम ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, है ना, पाल डायनेस्टी, चालुक्यन डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, पल्लव्स। आपको इनके नाम याद हैं। अब आपको पता है कि कौन से एरिया में थे, आपको पता है कि कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे जब हमने चालुक्यास को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। सो यही ओवरव्यू जो है अपने को रखना है अभी दिमाग में। हम जब आगे इनकी डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, जहां पर हम चीजों को और ज्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, सो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा चीजों का। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब ना धीरे धीरे एंशिएंट इंडिया से मिडिवल इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा पुराना जो है वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं, अब हम मिडिवल में एंटर करेंगे। अब उसके एंट्रेंस के लिए पहले आपको 11th और 12th सेंचुरी में क्या क्या कैसे कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आपको पता लगेगा दैट व्हाई दीज सेंचुरीज आर कॉल्ड दी सेंचुरीज ऑफ ट्रांजिशन, कि कैसे जो है सेंट्रल एंशिएंट इंडिया से मिडिवल इंडिया में एंट्रेंस का जो ट्रांजिशन वाला फेज है वो चल रहा है। व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल सेंचुरीज। इसके अलावा आपको पता लगेगा कि भाई कौन कौन सी जो नई पावर्स हैं वो इमर्ज हुई और उनका इकोनॉमिक, मिलिटरीली या जो कल्चरल कंपोनेंट है वो कैसे कैसे रोल प्ले कर रहा है इसमें। इसके अलावा कौन सी ऐसी हाई अकम्पलिशमेंट है आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, साइंस में जो करी हैं किसी डिफरेंट एम्पायर ने, जो डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं। क्या कोई बहुत बढ़िया आर्ट मतलब स्कल्पचर बनाने वाला जो पर्सन है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे या नहीं, तो उनके नाम क्या हैं, कौन सी ऐसी मूर्ति है जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है उस टाइम वाली। तो ये सारे जो आइडियाज हैं ये अपने को ध्यान रखने हैं। तो ओवरव्यू ओवरऑल तरीके से हम इसको देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 11th एंड 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि भाई यहाँ पे ना आपको जो टर्किक पावर्स हैं उनकी तरफ से काफी सारे जो इन्वेजन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इन्वेजन आप लोगों ने देखना है यहाँ पर है दैट्स द गजनवीड इन्वेजन, जिसको हम गजनी वाला जो एरिया है सेंट्रल एशिया में, जहां पर हम कहते हैं कि द गजना वाज द कैपिटल। आज अफगानिस्तान में जो गजनी वाला एरिया है वो उसी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उसी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गजनवीड इन्वेजन है इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखनी कि जैसे महमूद ऑफ गजनी इंडिया में आया, क्यों आया, क्या उसने कोई रूल बिठाया अपना यहाँ पे, या फिर वो सिर्फ जो है लूटपाट करके ही यहाँ से सब कुछ लेकर चला गया। सो व्हाट वाज हिज आइडिया, कौन उसके साथ आया, उसने कोई बुक लिखी या नहीं लिखी, और जो उस टाइम पर जो डिफरेंट इवेंट्स हुए उसके टाइम पीरियड पे वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है।
अगर आप इस इन्वेजन की बात करोगे ना, तो सिर्फ यही इन्वेजन ही नहीं बल्कि 9th सेंचुरी से लेकर काफी सारे जो इन्वेजन हैं वो होते हुए आ रहे थे। अब धीरे धीरे जो है अब इतनी डायनेस्टीज यहाँ पे स्ट्रांग नहीं रही है नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में कि इनको ये लोग रेजिस्ट कर पाए कि यार तुम यहाँ पर एंट्री मत करो। वो थोड़ा सा अब जो टाइम है वो जा चुका है। 9th और 10th सेंचुरी में आपको बहुत सारे जो किंगडम्स हैं, खास करके आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया भी अगर हम देखें तो काफी सारे जो यहाँ के डायनेस्टीज हैं वो चाहती हैं कि इंडिया में एंट्री की जाए, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा जो ना मतलब आप कह लो कि सोना चांदी ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा, बिकॉज इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री जहां पर काफी ज्यादा वेल्थ अवेलेबल है, टेम्पल्स में वेल्थ अवेलेबल है ना। और इसको अगर हम लूट के अपने देश में लेकर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी काफी एम्पावर्ड फील करेगी, हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। सो द आइडिया वाज टू प्लंडर एंड लूट ऑल द वेल्थ ऑफ इंडिया। आइडिया ये था, क्योंकि इतनी दूर से इंडिया में आके रूल करना, अपने जो है पूरे घर को छोड़ के आना, पूरी आर्मी यहाँ पे लेकर आना, दैट वाज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग। इसीलिए मेन मकसद उस टाइम पे यही था कि प्लंडरिंग एंड लूटिंग ऑफ ऑल द वेल्थ। ओके अगर आप देखोगे उस टाइम पर 9th और 10th सेंचुरी के आसपास जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया था वहां पे ना ये हिंदू शाही रहते थे, हिंदू शाही डायनेस्टी बेसिकली प्रेजेंट थी वहां पे। और काफी सारे जो इन्वेजन्स हैं इनके द्वारा जो भी हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले ट्राइब्स के रिगार्डिंग, वो सारे उन्होंने काफी ज्यादा रेजिस्ट करे विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली अदर लोकल रूलर्स एज वेल। वो तो चलो है ही है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इन्होंने किया तो जो खाइबर पास वाला एरिया है ना वो ये है कि जिसके कंट्रोल में होगा ना वही जीतेगा, क्योंकि एक इकलौता ऐसा पास है जहां से अफगानिस्तान से नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में एंट्री मिल जाती थी। सो खाइबर पास जिसके पास होगा वो अल्टीमेटली इजीली एंटर कर सकता है। और एक बार जिसके कंट्रोल में आया और जितना भी एरिया में अगर इंडिया में वो एंट्री करेगा तो प्लंडरिंग होगी, लूटिंग होगी, और अल्टीमेटली जाने के लिए जो रास्ता है वो आपका इजीली अवेलेबल है। सो दैट वाज द पास। ये हिंदू कुश रेंज में प्रेजेंट है और काफी ज्यादा इसकी फेमस बातें ये है कि भाई ये इंडिया को जो लूटपाट वाला टाइम पीरियड है ना वो इसी की वजह से एग्जिस्ट कर रहा था। बट ऐसा नहीं है इकलौता, क्योंकि जो ट्रेड वगैरह है जो सेंट्रल एशिया से हम ट्रेड करते थे पहले भी वो इस एरिया से भी होता था। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये लूटने के लिए इस्तेमाल किया गया वाला एरिया है, बट यहाँ से हमने काफी सारे जो पैसे हैं वो कमाए भी हैं, है ना, सेंट्रल एशिया से ट्रेड करके। बट हाँ खाइबर पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू कुश रेंज में है, अभी अफगानिस्तान वाले एरिया में है। यहाँ से सिर्फ ट्रेड ही नहीं हुआ बल्कि कल्चरल जो आप कह लो कि इंटरेक्शंस है वो भी हो रही हैं। काफी सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, इसी एरिया से आते थे। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस खाइबर पास। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ना एक टर्किक पावर है गजनवीड, ये आते हैं इंडिया में। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये इंडिया में एंटर करेंगे। पाकिस्तान में जैसे ही आए हैं वहां पर एक मुस्लिम किंगडम था, उसको हरा दिया। अब इंडिया में ये शाही डायनेस्टी को रूल करने के लिए आ रहे हैं। उस टाइम पे जो शाही डायनेस्टी थी वो उसके राजा थे जयपाल। ठीक है, इन्होंने पहले जयपाल को हराया, उसके बाद जो इसके सक्सेसर थे आनंदपाल उनको हराया 1008 वाले एडी वाले टाइम, मतलब 11th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टाइम पे। सो कहने का मतलब ये है कि भाई काफी ज्यादा जो है इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी कि भाई यहाँ पे ना आए, प्लंडरिंग ना हो, लूटिंग ना हो, लेकिन फिर भी जो है ये लोग आए यहाँ पे एंड अल्टीमेटली दे काइंड ऑफ बिकेम विक्टोरियस इन नेचर। ठीक है, हम लोग हारे बेसिकली इसमें, क्योंकि ना काफी ज्यादा ये रहा कि अब इनकी आर्मी बड़ी अच्छी थी। जैसे गजनी वाले एरिया में रहते हैं ना ये, तो इनको बोलते हैं गजनवीड। तो वहां पे जो रूलर है उसको महमूद बोलते हैं, तो महमूद ऑफ गजनी के नाम से इनको हम जानते हैं। तो महमूद ऑफ गजनी जो है वो काफी फेमस है, 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग के ही रूलर हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफी ज्यादा जो है इंडिया में काफी सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, वेल्थ को जो है लूट कर लेकर गए। इन्होंने 17 टाइम्स जो है इंडिया पे अटैक किया था, 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कई सारे टेम्पल, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ टेम्पल्स को लूटा, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको लूटा, और जितने पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया था, जितने भी मंदिर यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको लूट लिया गया। सिर्फ लूटा ही नहीं गया बल्कि डिस्ट्रॉय भी किया गया, बिकॉज इनका एक आइडिया ये भी था कि भाई जो इस्लाम है उसको मुझे प्रोलिफरेट करना है। तो जितने भी लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं दे आर जस्ट काफिर, और काफिरों को हराना या उनको हटाना इस पूरे संसार से, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। सो दैट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ महमूद ऑफ गजनी। इसीलिए इनके 17 टाइम्स आक्रमण की वजह से काफी जो इंडिया है वो वेल्थ वाइज काफी पीछे चला गया था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें यह भी है कि जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया में आए थे
तब इनके साथ एक इनके स्कॉलर भी आए थे जिनका नाम था अल बरूनी, जो पर्शियन स्कॉलर थे। इन्होंने इंडिया में जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया में आए, उन्होंने किस राजा पे कब आक्रमण किया, उन्होंने कौन से टेम्पल को तुड़वाया, टेम्पल कैसा दिखता था, जितने भी ये सारी चीजें हैं वो अपने क्रॉनिकल्स में लिखी। इनकी एक बुक है किताबुल हिंद, उसमें सारा जिक्र है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे लूटपाट की गई, आर्मी की कैसी स्ट्रेंथ थी। सो एवरी काइंड ऑफ डिटेल वाज प्रेजेंट इन दिस क्रॉनिकल, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा जो है इन्होंने, महमूद ने सुल्तान का जो टाइटल है उसको भी अज्यूम कर लिया था, जिसका मतलब होता है सॉवरन रूलर और किंग। वो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत वाला एरिया। तो सुल्तान का जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा ना, मतलब ऐसा है कि आपको काफी अथॉरिटी, काफी पावर प्रोवाइड करता है पूरे सिस्टम में। तो सुल्तान का जो टाइटल था वो भी इन्होंने लिया हुआ था। इसे बताया हुआ है कि भी 17 कैंपेन्स लगे इंडिया के खिलाफ। ये मध्य प्रदेश वाले एरिया तक भी गए। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में चंडेलाज जो डायनेस्टी है वो वहां पे थी। ठीक है, और काफी ज्यादा जो है इनको रेजिस्टेंस मिला वहां से। ये भी देखा गया था कि नहीं हारने ही वाले हैं उस डायनेस्टी से, लेकिन इनके पास काफी अच्छी जो है आर्मी हुआ करती थी। आर्मी में इनके पास बहुत अच्छे घोड़े हुआ करते थे, है ना, और कैवलरी थी इनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो इनको जिता देती थी हमेशा। तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलता था, बट फिर भी ये जीत के ही वापस जाते थे। थोड़े बहुत मतलब इनके आदमी मरते थे, ऑब्वियसली वॉर है वो तो डेथ होगी ही, बट हाँ ये है कि जो डिसीजन लास्ट में आता था कि दैट दे आर विक्टोरियस। अब अगर आप उस टाइम पे इंडिया का ये मैप देखोगे, सो यू विल गेट टू नो कि भाई ये देखो, ये चंडेलाज वाला एरिया, चंडेल डायनेस्टी है यहाँ पे, है ना। एक तो ये, इसके अलावा आपको ये चालुक्यास देखने को मिलेंगे, है ना। अब धीरे धीरे जो गुर्जर प्रतिहार वाला एरिया है वो भी काबू में कर लिया गया है बाय चालुक्यास। ये ईस्टर्न गंगा वाला एरिया है उड़ीसा में, उड़ीसा बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे पाल अब जा चुके हैं। ठीक है, अब पालों की जगह पहले सेना, पाल वंश की जगह सेना डायनेस्टी आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ से पाल चले गए, यहाँ पर आपका जो कलिंगा वाला एरिया है वहां पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आ गई है, और यहाँ पर है आपकी गजनवीड, जो ये गजना कैपिटल से इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सिस्टम समझेंगे हम लोग। बस अभी आपने समझना है कि भी महमूद ऑफ गजनी जो है इंडिया में आया है, 17 टाइम्स ये अटैक कर रहा है, काफी साल तक इसने प्लंडरिंग और लूटिंग करी इंडिया में डिफरेंट टेम्पल्स पे। ठीक है, अब इसमें काफी सारी बातें बताई हुई हैं कि भाई जो महमूद है वो मथुरा तक भी गया था। अब मथुरा तक जो गया ना, तो जो बुक है उसमें पूरा दृश्य दिखाया हुआ है कि भाई मथुरा का जो टेम्पल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वेल्दी है। तो इसमें बहुत सारा जो सामान है वो महमूद ने लूटा और अल्टीमेटली अपने साथ वो ले गया उसे। सो मथुरा तक भी आया, ये लिखा हुआ है उनके हिस्टोरियन अल उतबी के कैंपेन में। तो दो आपने इसमें ध्यान रखने हैं, एक तो अल बेरूनी और दूसरे हैं आपके अल उतबी। ये दो नाम बड़े ध्यान रखने हैं महमूद ऑफ गजनी के टाइम के। ओके, सो अल उतबी ने लिखा है कि भाई अगर आज भी ना, मतलब इस टेम्पल को डिस्क्राइब करना हो कि भाई कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भव्य है, जितने भी राइटर्स के जो शब्द है ना वो कम पड़ जाएंगे। इतना ज्यादा ब्यूटीफुल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल, द ब्यूटी ऑफ द वेल्थ जो यहाँ पर प्रेजेंट थी उस टाइम पे, जो देखी, जो लूटी गई। ठीक है, तो ये अलुतबी नाम के जो हिस्टोरियन है वो भी आपने ध्यान रखना है। अब मथुरा को लूटने के बाद ये पहुंचते हैं कन्नौज, जहां पर प्रतिहार जो रूलर है उस टाइम पे रूल कर रहे थे 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। इनको भी अटैक किया गया, अल्टीमेटली बहुत सारे टेम्पल्स को लूटा गया। फिर ये गुजरात वाले एरिया में गए, सोमनाथ मंदिर के पास जो सौराष्ट्र में है अभी, वहां पे जो सोमनाथ शिव टेम्पल है वो लूटा गया और जितना भी ट्रेजर था वो अपने साथ लेकर गए। अब देखो कुछ रिमेन्स देखो ऐसे देखने को मिलते हैं हमें, जैसे पाकिस्तान में ये अम्ब शरीफ वाला एरिया है ना, जहाँ पर हिंदू शाही रूल था पाकिस्तान के उस एरिया में, तो टेम्पल काफी अच्छा बना हुआ था वहां पे। अब देखो क्या हालत हो गई है इसकी, काफी लूटा गया है इसे, काफी जो वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, जितना भी इसमें सोना वगैरह होगा वो सब अपने साथ ले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सारे जो चीजें हैं पीछे छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म की प्रमोशन या प्रोलिफरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम की प्रमोशन हो रही है बाय महमूद ऑफ गजनी। ओके, अब जो सोमनाथ टेम्पल है वो बहुत बार जैसे बनाया गया, लूटा गया, फिर बनाया गया, फिर लूटा गया। अब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया कि भाई सोमनाथ मंदिर है वो काफी रुइंस में है, काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसको दोबारा बनाना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के हेरिटेज को दर्शाता है। तो उस टाइम पे ये कैंपेन चलाया गया कि भाई इसको हम दोबारा बनाएंगे, इसको दोबारा बनाया गया
और 1950 के टाइम पे जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने इनॉग्रेट किया इसे। तो अब तक जो है वो सोमनाथ मंदिर काफी ज्यादा मतलब स्टेबल है, अभी उस पर दोबारा आक्रमण नहीं हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली हम तो 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, तो ये तब बना था बेसिकली, तो काफी बार लूटा गया, काफी बार बनाया भी गया, बट लास्ट में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया है। ओके, तो सोमनाथ मंदिर बड़े फेमस है, तो हम जब टेम्पल्स वगैरह करेंगे ना तो इसमें बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे इसकी कि भाई कहाँ पर कैसे कोई पिलर है, यहाँ पे कैसे एक निडल दिखाई हुई है कि भाई अगर आप सीधा चलते जाओगे ना यहाँ से तो आप बिल्कुल ना साउथ पोल ऑफ अर्थ तक पहुंच जाओगे, बीच में कोई भी लैंड नहीं आएगी। तो दिस इज द डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन कि भी उस टाइम पर विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, हमें कैसे पता कि अगर आप इसी लाइन में सीधा चलोगे तो यू विल रीच द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे व्हेन विल डिस्कस डिटेल्स अबाउट दीज टेम्पल्स। ओके, चलो, तो 1030 में इनकी डेथ हो गई थी महमूद ऑफ गजनी की, 58 साल की उम्र में ही। इन्होंने बहुत सारे अटैक किए थे। इनके बाद इनके जो नेफ्यू हैं सलार मसूद, वो रूलर बने, ये भरूच गए जहां पर जो है इनकी लड़ाई हुई और ये भी मतलब इनकी डेथ हो गई थी। सो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई कैसे कैसे इनके बाद सक्सेशन कैसे चली, बट महमूद ऑफ गजनी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप महमूद ऑफ गजनी के सारे कैंपेन्स देखोगे ना, इनकी जो बायोग्राफर्स जिनके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, इन्होंने बताया था कि भाई ना पावरफुल राजा तो हैं लेकिन ना बहुत ही क्रूअल हैं, रुथलेस हैं, एंड अल्टीमेटली जितने भी काफिर इनको लगते हैं उन सबको ये मार देते हैं। तो जो स्लॉटर है वो बहुत ही बिग एनॉर्मस अमाउंट में हुआ है इनके टाइम पीरियड पे, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड नॉट इस्लाम। ओके, सो दैट वाज द आइडिया, ठीक है। एक तो ये, इसके बाद अगर आप अल बरूनी की बात करोगे ना, जैसे महमूद ऑफ गजनी की वगैरह में एक थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कि इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि भाई इन्होंने ना मतलब परमानेंट बेस नहीं बनाया जहां पर भी ये गए, जहां पर भी इन्होंने अटैक वगैरह किया, बल्कि इनका जो मेन रीजन था वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया, इनकी इमेंस वेल्थ को लूटना और जो है प्रॉपर इस्लाम की प्रोलिफरेशन को करवाना। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ महमूद। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि भाई जितने भी नॉन मुस्लिम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये काफी ज्यादा जो है मतलब डरे हुए थे उस टाइम पे कि भाई महमूद ऑफ गजनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको मार भी ये देगा। तो इतना खौफ था उस टाइम महमूद ऑफ गजनी का, तो काफी ज्यादा इनके पास पावर थी, काफी अच्छी इनकी आर्मी थी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफी सारे लोग इनसे डरे हुए थे, काफी डायनेस्टीज इनसे डरती थी। ओके, और इसमें ना अल बरूनी ने इनके बारे में बताया हुआ है कि भाई जैसे मान लो किसी मंदिर में गए, सोमनाथ टेम्पल में गए, तो जो शिवलिंग है ना उसको पहले तोड़ा गया, शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो हटा दिया गया, पूरा तोड़ दिया गया, उसका जो नीचे का हिस्सा है उसको ना अपने साथ ले गए, जहां पे ना उनके उसको पैलेस के आगे रखा गया और जो भी लोग एंटर कर रहे हैं पैलेस में उसके ऊपर पैर रख कर आ रहे हैं। तो दैट वाज द आइडिया कि भाई ना कैसे सारे रिलीजन्स को इन्होंने बिल्कुल ऐसे खत्म करने की कोशिश करी है, स्पेशली हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या जैनिज्म, तो सिर्फ जो इस्लाम है उसको प्रमोशन जो है इन्होंने करा। तो दैट वाज काइंड ऑफ एन आइडिया कि भाई कैसे मतलब इन्होंने हर एक को बहुत ज्यादा ऐसे दबाने की कोशिश करी, बिकॉज दे हैड द पावर टू डू दैट। ओके, तो ये सारी बातें इनके बारे में लिखी गई हैं, इनके अल बरूनी ने ही लिखी हैं सारी के सारी। अगर आप अल बरूनी की बात करोगे तो ये उस टाइम पर्शियन स्कॉलर थे, ठीक है, एंड मैथमेटिशियन भी। सिर्फ स्कॉलर में ये नहीं है कि बस उन्होंने कोई किताब लिखी है, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, ये मैथमेटिशियन भी हैं, जोग्राफर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, लिंग्विस्ट भी हैं। ये इंडिया में आते हैं 1017 के आसपास, और यहाँ पर जब इंडिया में आएंगे वो, तो महमूद ऑफ गजनी तो काफी ज्यादा अटैक कर रहा होगा, और ये जो है संस्कृत सीख रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने संस्कृत भी सीखी, जितने भी इंडियन टेक्स्ट हैं उनको पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया है ना अपनी लैंग्वेजेस में, ताकि ये जो सारे सिस्टम है ये सब अरबिक लोग भी पढ़ सके इंडिया के संस्कृत टेक्स्ट के बारे में। उन्होंने सीखा सब कुछ। और मैथमेटिक्स में जो है एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने जो आर्यभट्ट का काम था उसको पूरा कंपाइल किया, चाहे वो ब्राह्मीर का काम हो चाहे ब्रह्मगुप्त का काम हो, इन्होंने काफी सारे जो है ना कंपाइलेशन से प्रोवाइड करे कि भाई ये ना क्रक्स है, बेसिकली लिखा हुआ संस्कृत में है लेकिन इसके ही अल्टीमेटली ये मतलब है। इसके अलावा जो पतंजलि का योग सूत्र है इसको भी ट्रांसलेट किया गया था अरबिक लैंग्वेज में, सो दैट जो ये टेक्निक्स ऑफ योग हैं ये पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड तक, पूरे अरबिक वर्ल्ड तक पहुंचे। अल बरूनी बहुत ज्यादा जो है जब लिख रहे हैं तो इनके क्रॉनिकल्स से ही हमें पता लगता है कि भाई किस तरीके के जो कैंपेन्स थे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में लॉन्च किए थे। ओके, अब इसके अलावा ना यहाँ पर एक आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, भास्कराचार्य।
भास्कराचार्य ये हैं आपके 1114 AD में बॉर्न हुए हैं। थोड़ा सा बहुत टाइम है, मतलब जैसे 1030 AD के आसपास तो जो महमूद ऑफ गजनी उनकी डेथ ही हो गई थी, उसके बाद तो सिस्टम सारा चेंज ही हो गया है पूरे यहाँ पर, अभी और डायनेस्टीज आएंगी। लेकिन इसमें भास्कराचार्य अगर हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये इनको भास्कर 2 के नाम से भी जाना जाता है, आज महाराष्ट्र वाला एरिया है जहां पर ये उस टाइम पे पैदा हुए थे। अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने कई बुक्स का जो है पूरा क्रॉनिकल लिखा है काइंड ऑफ, जैसे लीलावती लिखी है इन्होंने संस्कृत में, सारी संस्कृत में ये वैसे इनकी लीलावती है, जिसमें ना इन्होंने वैसे पहेलियां सी बुझाई हुई है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा ही ऑल्सो रिटर्न बीज गणित, जिसमें मॉडर्न एडवांस्ड अलजेब्रा जो है उसका एक कहीं ना कहीं जिक्र है, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा यहीं से ही है। इसके अलावा जो है आपका सिद्धांत शिरोमणि, जिसका मतलब है कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अर्थ एंड सन, मून एंड सन एंड मल्टीपल अदर सेलेशियल बॉडीज। सो ये बीज गणित, लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि, ये 3 बुक्स के नाम आपने याद करने हैं। ये तीनों संस्कृत में है। ये भास्कराचार्य या भास्कर 2 ने लिखी हैं बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन एंड योर एस्ट्रोनॉमर। ओके, सो हल्का सा बस इनके बारे में आइडिया लेना है हमें। और पोएम भी इन्होंने लिखी है कई सारी, है ना। तो बस ये है कि हाँ, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर ना कई बार सेम एज इट इज स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे और उस टाइम पे ये लगेगा कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, बट ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि यार इन्होंने कौन सी बुक लिखी और बुक के बारे में क्या हल्का सा स्पेसिफिकेशन है, हल्का सा आइडिया लग जाएगा हमें। ओके, सो दिस वाज योर गजनवी इन्वेजन, जिसमें इंडिया में कोई प्रॉपर रूल तो नहीं हुआ गजनवी का, लेकिन जो है काफी ज्यादा प्लंडरिंग एंड लूटिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखी। 17 टाइम्स आक्रमण हुए हैं डिफरेंट टेम्पल्स पे और काफी टेम्पल्स को लूटा गया है। ओके, सो दिस वाज योर नॉर्थ इंडिया। अब अगर हमें ईस्टर्न इंडिया की तरफ चलना है तो ईस्टर्न इंडिया में हम लोगों ने पहले पाल वंश किया था, पाल डायनेस्टी हमने की थी। अब पाल डायनेस्टी के फॉल आउट के बाद जो है वहां पर आती है सेना डायनेस्टी, ठीक है, जिनकी जो है कैपिटल थी नडिया, नडिया कह लो, नाडिया डिस्ट्रिक्ट कह लो, जो आज मतलब बांग्लादेश से जो बॉर्डर है वो अटैच होता है इनका। सो नाडिया वॉज द कैपिटल। इनके काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। ये आसाम का याद होगा आपको, कामरूप डायनेस्टी थी, उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी थे। जो उड़ीसा वाला एरिया है कलिंगा, उनके साथ भी बढ़िया रिलेशनशिप्स थे इनके। तो काफी स्टेबलाइज्ड सिस्टम था यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो है आप ये देखोगे, जैसे पहले पाल जो डायनेस्टी थी वो उनका मेन फोकस था बुद्धिज्म के प्रमोशन पे। जैसे हमने वज्रयान बुद्धिज्म की बात की थी कि भाई जो तांत्रिसिज्म है वो पाल डायनेस्टी के टाइम पर ही शुरू हुआ है, या मतलब प्रमोशन मिला है उसे। जो आपकी सेना डायनेस्टी है ये दोबारा से जो है थोड़ा सा हिंदू थॉट एंड लिटरेचर पर काम कर रहे हैं, जिसमें आपको एक जिक्र भी मिलेगा इनका। जैसे यहाँ पर एक जयदेव थे जो एक पोइट है यहाँ पे, जिन्होंने गीता गोविंद लिखी है, जहाँ पे कृष्ण और राधा की सारी कहानियां लिखी हैं। सो जयदेव गीत गोविंद, ये आपका बंगाल वाले एरिया में सेना डायनेस्टी के अंडर लिखा गया है सब कुछ। सो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें से क्वेश्चन जनरली हमारा बनता है, दैट द नेम ऑफ द बुक, द ऑथर ऑफ द बुक एंड व्हाट इट इज अबाउट। ओके, अब इसके अलावा जो है ईस्टर्न थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ तो चलो ईस्टर्न वाले एरिया में, बंगाल में तो हम चले गए, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, उड़ीसा वाले और आंध्र प्रदेश के अपर वाले पार्ट में। यहाँ पर आए हैं आपके ईस्टर्न गंगा, कलिंगा वाला एरिया है ये। इनके बहुत अच्छे अलायंसेस हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस है चोला एम्पायर के साथ, बट फिर भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती ही रहती थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरे ऐसे अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और ऐसा भी नहीं था कि लड़ते ही रहते थे हमेशा। सो इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन कि किस इंटरेस्ट को हम केटर कर रहे हैं। ओके, सो बस ये ध्यान रखेंगे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जहां पर 12th सेंचुरी के आसपास ना काफी इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टी उभर कर सामने आई थी। ये गंगा से लेकर गोदावरी तक काफी जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो इनके अंडर ही आता था। और इस डायनेस्टी की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ना 2 मंदिरों को बनवाया था, जिसका नाम है एक तो जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ भगवान को डेडिकेटेड है, और उनके जो सिबलिंग है बालभद्र और सुभद्रा, उनको डेडिकेटेड है बेसिकली ये। और दूसरा जो टेम्पल है वो बनाया है सन टेम्पल एट कोणार्क 13th सेंचुरी में, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। सो जगन्नाथ टेम्पल और सन टेम्पल जो है वो बनवाए गए ईस्टर्न डायनेस्टी के द्वारा। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। उड़ीसा में है दोनों ही टेम्पल्स, और डायनेस्टी जो है वो उड़ीसा के उसी एरिया में एग्जिस्ट करती थी। तो हल्का सा बस आइडिया हो कि भी 11th-12th सेंचुरी के आसपास उड़ीसा में क्या चल रहा था, बंगाल में कौन सी डायनेस्टी थी, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, कैसे इन्वेजन हो रहे थे। सो दैट्स द ओवरव्यू ऑफ दैट एम्पायर।
ओके, अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा साउथ में चलते हैं, अब चालुक्याज हमने देखो कितनी बार किए हुए हैं। वेस्टर्न चालुक्य की बात की हुई, ईस्टर्न चालुक्याज की बात की हुई है। जो वेस्टर्न चालुक्याज है थोड़े बहुत ज्यादा बड़े मेजर पावर थे, नर्मदा नदी से लेकर साउथ वाले एरिया तक अपना जो पूरा शासन है वो बना के रखा हुआ था। काफी फेमस डायनेस्टी थी उस टाइम पर ये, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो है जो जो ईस्टर्न चालुक्याज थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। इनको लास्ट में जो है चोला एम्पायर के अंडर ही सब्ज्यूम कर लिया गया था एंड अल्टीमेटली दे बिकेम द काइंड ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चोला एम्पायर, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस काफी ज्यादा हुई थी यहाँ पे, तो काफी सारा जो एरिया है वो इनके अंडर आ गया, चोल एम्पायर के अंडर आ गया था। तो चालुक्याज और अंडर बेसिकली चोल, ईस्टर्न वाले की हम बात कर रहे हैं इसमें। ओके, अब जनरली क्या है ना कि ईस्टर्न चालुक्याज तो आ गए इनके कंट्रोल में चोल एम्पायर के, क्योंकि इनके एरिया लगता हुआ था। जो वेस्टर्न वाले हैं ना वो भी लड़ रहे हैं चोल एम्पायर से। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो ईस्टर्न चालुक्याज की कैपिटल है वेंगी, और जो काफी फर्टाइल रीजन है नदियों के बीच का, दोनों इस पे होल्ड करना चाहते हैं अपना। तो वेस्टर्न चालुक्याज चाहते हैं कि एरिया हमारा हो जाए, और जो ये चोला एम्पायर है वो चाहता है कि हमारा हो जाए। तो काफी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिटवीन वेस्टर्न चालुक्याज एंड चोला एम्पायर। तो काफी टाइम तक ये चलेगा, बट अल्टीमेटली जो चोल एम्पायर है वो जीत के मतलब जो पूरा एरिया अपने अंडर अक्वायर कर लेता है। अब जो ये 10th सेंचुरी का लास्ट या 11th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग आएगा ना, उसमें जो चोल एम्पायर है वो अपने अलग ही लेवल पे, अलग ही पीक पे चला जाता है। तो उसमें तो मतलब बहुत ही ज्यादा इनके अच्छे रूलर्स आते हैं, काफी इन्होंने आर्ट पे काम किया, आर्किटेक्चर पे काम किया, और जो है एरिया भी अक्वायर काफी ज्यादा किया इन्होंने। तो इस टाइम पे चोल एम्पायर अपने बिल्कुल पीक पर जा रहा है, ठीक है। तो चालुक्याज इस तरीके से सिस्टम रहा इसमें। तो चालुक्याज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से राजा आए थे यहाँ पे। तो अब हमें करने और डायनेस्टी साउथ की, जैसे एक डायनेस्टी और है यहाँ पे जो फेमस है, काकातिया डायनेस्टी और होयसलाज। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। काकातिया जबकि आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड लोअर पार्ट ऑफ उड़ीसा वाला एरिया। तो काकातियाज यहाँ पर है। काकातियाज की खास बात यह है कि भाई जो 12th सेंचुरी है उस टाइम पे काफी ज्यादा इनका होल्ड था। काकातिया की जो कैपिटल है दैट वाज वारंगल। कई बार होता है कि वारंगल के जो शासक हैं वो कौन थे, तो दैट वर बेसिकली काकातिया, ठीक है। इन्होंने काफी सारे जो लिटरेचर हैं वो संस्कृत में भी लिखे हैं, प्लस तेलुगु लिटरेचर भी इनका काफी ज्यादा फेमस है। इनके बहुत सारे टेम्पल्स बड़े फेमस है जिन्होंने बनवाए हैं। जैसे काकातिया डायनेस्टी के टाइम पर 1000 पिलर टेम्पल आप देखोगे हनाम कोंडा वाला एरिया में, काफी बढ़िया आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है ये इनका। जैसे ये ना 1000 पिलर टेम्पल, इसलिए कि 1000 पिलर नहीं है यहाँ पे, पिलर ना इतने बढ़िया तरीके से कार्व किए गए हैं कि ना 1000 कॉलम्स हैं, ये अलग अलग पिलर्स दिखते हैं वो, तो इतने अच्छे खूबसूरती से बनाए हुए हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये 1000 पिलर टेम्पल यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। काकातियाज के टाइम पर एक और टेम्पल बना था, रामप्पा टेम्पल, जो अगेन शिवजी को ही समर्पित है। तो शिवजी का टेम्पल आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी सबसे खास बात यह है ना कि जितने भी टेम्पल्स यहाँ पर बने हैं ये फ्लोटिंग ब्रिक्स से बने हैं। फ्लोटिंग ब्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह आए ना तो बहुत जल्दी जो टेम्पल है वो ढहता नहीं है, तो काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इनकी। और इनको बनाने के लिए ना काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। टेक्नोलॉजी का नाम है आपका सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी। सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी में पता क्या होता है, जैसे ना उसमें डिटेल में हम करेंगे वैसे तो, बट हाँ ये है कि जो नींव वगैरह वाला एरिया है उसमें जैसे जैगरी, कुछ फ्रूट्स का अमेलगमेशन, और जो है ना मतलब सैंड, इन सब का एक ना पेस्ट सा बना के पूरा सिस्टम बना देते हैं। तो जिससे क्या होता है ना, अर्थक्वेक प्रोन बन जाते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन जाते हैं ये, कि अर्थक्वेक अगर आएगा भी ना तो इस टेम्पल को कुछ नहीं कर पाएगा, गिरेगी नहीं इसकी दीवार। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी, काफी अच्छी ब्रिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, इसीलिए जो टेम्पल्स है वो आज भी एज इट इज ही प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा जो है अपना जो ये हनमकोंडा टेम्पल है, 1000 पिलर टेम्पल है, ये त्रिकुटाल्या भी इसको हम कहते हैं क्योंकि ये शिव, विष्णु, सूर्य इन तीनों भगवानों को डेडिकेटेड है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि यार मतलब कौन सा टेम्पल है जो त्रिकुटाल्या भी है, 3 देवताओं को डेडिकेटेड है और काकातिया डायनेस्टी के टाइम पे बना था, तो बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा जो है यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ गवर्नेंस की बात काफी चलती है। तो मतलब यहाँ पे विलेज गवर्नेंस का काफी ज्यादा रूल है। साउथ में जितना भी आप जाओगे ना तो यू विल फाइंड विलेज गवर्नेंस का रूल। अब जो डायनेस्टी है काकातिया वाली, ये बड़ी फेमस ना कोहिनूर डायमंड के लिए भी है। जैसे हम कई बार सुनते हैं ये कि भी जो कोहिनूर डायमंड है ब्रिटिश के पास है हमारा, ऑब्वियसली अभी तो उसको वापस लेकर आना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा ही है। क्योंकि जो कोहिनूर का जो डायमंड है ना वो काकातिया डायनेस्टी के टाइम पर ही जो है माइन किया गया था।
उसको माइन किया गया था क्योंकि यहाँ की जो कुल देवी थी ना, तो उन कुल देवी की बेसिकली आंख में लगाने के लिए वो डायमंड को निकाला गया था। ठीक है, तो फिर इसको जो है लूट लिया गया बाय मलिक कफूर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उनसे फिर बाद में जो है नादिर शाह ले गया। तो ये सारी कहानी जो है बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना स्टार्टिंग में जो कोहिनूर डायमंड है वो काकतिया डायनेस्टी का ही था। सो जो ओरिजिन है वो इंडिया का ही है। दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग दैट डायमंड बैक, कि भाई हमें दो वापस हमारा, क्योंकि हमारा है यार ये, तो मतलब जो चीज हमारी है वो हमें दो, चाहे तुम कितने सालों तक रख लो, तो हमारी चीज हमारी ही रहेगी। तो चलो काकतिया डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जैसे, तो काफी फेमस वाला एरिया है ये। इसके अलावा विल टॉक अबाउट होयसलाज। अब होयसला डायनेस्टी के बारे में ना बड़ी खास बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। किसका नाम होयसला क्यों पड़ा? जैसे ना एक रूलर है, जैसे कर्नाटका में ये रूल करते हैं इस टाइम पे, इसके जो फाउंडर है वो साला है उनका नाम, मतलब सला, तो इसको हम सला जैसे ऐसे बोलेंगे। और ठीक है, तो ये जैन टेम्पल में गए थे वर्शिप करने के लिए, जहां पर उनको एक असेटिक मिला और पूजा पाठ कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था बेसिकली वो। तो जैसे ही मेडिटेट कर रहा था ना, तो वहां पर एक टाइगर आ जाता है। तो टाइगर जब आता ना, तो असेटिक कहता है कि भाई मतलब पोए सला, मतलब देख के कि टाइगर है यहाँ पे, कि भाई जो है यहाँ पे स्ट्राइक करो इसको, मतलब मारो इसको, बचाओ मुझे। तो वो उसको बचा लेते हैं। तो उसी के नाम से जो है ये पोए सला, क्योंकि पोए सला कन्नड़ लैंग्वेज में बोला गया ना, तो उसका हिंदी मतलब ये है कि स्ट्राइक सला, तो ये पोए सला से होए सला बन गए। सो दैट्स द नेम एंड द ओरिजिन ऑफ दिस नेम। ओके, सो होयसला डायनेस्टी का इस तरीके से वो रहा उसमें। एंड इस तरीके से जो है असेटिक ने, जैसे असेटिक की उन्होंने जान बचाई, तो असेटिक ने उनको किंगशिप का वरदान दिया कि भी आप राजा वगैरह बनेंगे, सब कुछ जो है सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा। एंड अल्टीमेटली हिज डायनेस्टी जो है वो काफी ज्यादा मतलब ओरिजिन होती है वहां पे फिर। ठीक है, तो हल्का सा बस ये आइडिया है, एनसीईआरटी में स्टोरी दी हुई है। कई बार क्वेश्चन इससे ही पूछे जाएंगे, मेंस में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में एमसीक्यू जा सकते हैं, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है पूछ सकता है आपसे कि यार बताओ कि बाय द नेम ऑफ होयसला डायनेस्टी इज होयसला। अब जो चीज लिखी हुई है कम से कम उसको तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, तो उसको हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। चलिए, तो ये अब इनकी जो उस टाइम पे कैपिटल थी, पहले बेलूर कैपिटल बनी, फिर बाद में बनी हेलाबिडू। तो ये हेलाबिडू और बेलूर काफी इंपॉर्टेंट जगह हैं होयसला की कैपिटल्स के। इनके एक बढ़िया राजा है विष्णुवर्धन, है ना, जिन्होंने जो है चालुक्यास की जो मतलब ओवरलॉर्डशिप है उसको हटा दिया था कि वी आर नॉट वर्किंग अंडर चालुक्यन किंगडम, एंड चोलास को चैलेंज किया, एंड अल्टीमेटली अपनी खुद की जो डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश करी। तो ना चालुक्यास के अंडर काम कर रहे हैं, ना चोलास के अंडर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाकर इन्होंने सबके सामने रखी। ओके, अब इनकी खास बात यह है कि इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में काफी ज्यादा जो है प्रमोशंस करवाए, काफी कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, पूरे जितने भी टेम्पल्स वगैरह हैं वो भी बनवाए। अब टेम्पल आर्किटेक्चर कितनी बड़ी खास बात है इनकी, ये इकलौता ऐसा डायनेस्टी है जिसमें ना जैसे स्टोन पिलर्स भी कार्व्ड हैं बहुत इंट्रिकेटेडली, एंड इसमें ना स्टार पैनल्ड जो है ना इसका स्ट्रक्चर है। स्टार पैनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे ना ऐसे ऐसे बनाना, कि जो नींव है ना वो ऐसे बनेगी। सो मतलब ऐसा तो स्टार नहीं है, अलग बन गया ये, बट हाँ दिस वॉज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल्स। सो स्टार शेप जो स्ट्रक्चर है टेम्पल्स की वो होयसलास की देन है। और होयसलास के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं वो बने हैं, जो आज इंडिया में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी काउंट होते हैं। इसमें 2-3 टेम्पल्स हैं हमारे, जैसे होयसलेश्वर टेम्पल ही है हेलेबिडू में। इसके अलावा चलो तो होयसलेश्वर है, 3 टेम्पल हैं जो इसमें सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसलास जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। होयसलेश्वर टेम्पल है, एक आपका केशव टेम्पल है सोमनाथपुर में है। ठीक है, होयसलेश्वर आपका हेलेबिडू में है जो कैपिटल थी उस टाइम पे, एंड एक है आपका चिन्न केशव। ठीक है, चिन्न केशव ये आपका बेलूर में है। ठीक है, बेलूर, हेलाबिडू एंड योर सोमनाथपुर, ये 3 जो वो है ना टेम्पल्स, ये है आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनको हम कहते हैं सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसला। तो इनको अभी रिसेंटली ही मतलब रिकॉग्निशन बनी है, मिली है ये 2-3 साल पहले ही, बट दीज टेम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा फेमस हैं ये कि इतनी कार्विंग आप देखोगे ना, मतलब इतना बढ़िया कार्विंग, इट इज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर टुडेज मॉडर्न टेक्निक एज वेल। इतना सब कुछ है हमारे पास, बट फिर भी ना हम इतना दोबारा क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिएट कैसे किया है हमें यही नहीं पता है। तो इतना अच्छा सिस्टम है था यहाँ पे। ठीक है, तो ये काकतिया डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी कहाँ पे थे, 11th-12th सेंचुरी के आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे के सारे।
अगर आप चोलास की बात करोगे तो यार हम चोलों को ना बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम राज राजा वन, राजेंद्र चोल वन, इनको हमने देखा हुआ है। हमें पता है कि भाई चोल डायनेस्टी जो है ये तमिलनाडु के थोड़ा नॉर्थ एरिया में प्रेजेंट है और इनकी जो कैपिटल है वो तंजावुर है, ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको 985 में राज राजा चोला मिलेंगे जिनके टाइम पर चोल डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है। ये आते हैं, इन्होंने काफी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सारे और आइलैंड्स ऑफ द सीज पर भी अटैक किया और उनको अपने अंडर ले आया, जिसमें मालदीव्स की हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो काफी ज्यादा जो एरिया है वो कैप्चर किया है विद द हेल्प ऑफ वेरी मच ऑफ मॉडर्नाइज्ड नेवी। तो नेवल ट्रेड और नेवल जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग थी चोलास की। तो इन्होंने श्रीलंका ही नहीं बल्कि मालदीव्स पर भी जो है काफी ज्यादा होल्ड रखा था अपना। इसके अलावा ही बिल्ड बृहदेश्वर टेम्पल जो है, जिसको हम राज राजेश्वरम या जो है इस टेम्पल को ये भी बोलते हैं। अगेन दिस टेम्पल इज ऑल्सो योर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसमें भी ना 3 टेम्पल्स हैं, इकलौता टेम्पल नहीं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक ही उसमें। इसके अलावा जो है एरातेश्वर टेम्पल भी है इसके साथ दूसरा, और जो है तीसरा वो गंगईकोंड चोलपुरम जो टेम्पल है वो भी है। तो ये तीनों जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि 3 अलग अलग साइट नहीं है, 3 अलग अलग साइट है, लेकिन जब यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया ना तो एक बनाया कि भाई दिस इज दी मान लो 37th साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो इसमें एक साइट में तीनों टेम्पल्स को इकट्ठा कर दिया गया। तो ऐसे ही आपका ये वाला भी है होयसलेश्वर केशव और चेन्नई केशव टेम्पल भी, और इसमें जो है और ये वाले भी जो है तीनों एक ही साइट में हमने रिकॉग्नाइज करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप चलोगे तो जो है आगे पहुंचते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें राज राजा वन की खास बात ये भी कि इन्होंने ना टेम्पल्स हिंदुइज्म के रिगार्डिंग तो बहुत सारे बनवाए, शैविज्म या जो वैष्णविज्म है काफी इसको प्रमोट किया, लेकिन उन्होंने बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं वो सब भी बनवाई हैं। कहाँ पर? नागपट्टिनम में। ये नागपट्टिनम में बनवाया है क्योंकि यहाँ पर ना श्री विजय एम्पायर था एक इंडोनेशिया वाले एरिया में, उनके कहने पर जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पर बनवाई गई है। तो काफी अच्छे रिलेशनशिप थे इंडोनेशिया वाले एरिया के साथ भी इनके, लेकिन काफी ज्यादा जो है ट्रेड कभी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाते थे तो मतलब इनके साथ हमारे काफी वो भी रहे हैं, काफी ज्यादा ना मतलब ऐसे लड़ाइयां भी हुई है इनके साथ हमारी। तो श्री विजय एम्पायर आपको ध्यान रखना है, इट इज इन इंडोनेशिया और ये मलेशिया वाला एरिया। ओके, इसके बाद आते हैं इनके बेटे राजेंद्र चोल वन। ठीक है, इन्होंने भी 30 साल तक राज किया। जो राज राजा वन थे उन्होंने भी 30 साल तक राज किया था ऑलमोस्ट। राजेंद्र चोल जो उन्होंने भी 30 साल तक राज किया था। इन्होंने तो बल्कि उड़ीसा बंगाल तक भी ये गए, तो इसीलिए इनको कहते हैं गंगईकोंड चोला। जो मतलब इसका मतलब ये कि वो चोल जिसने गंगा नदी को भी जो है कैप्चर कर लिया है, गंगा नदी किनारे को भी या एरिया को भी कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो इसी चीज को दर्शाने के लिए जो है जो ये मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली श्रीलंका तक भी इनका होल्ड था, एंड जो श्रीलंका के किंग विजय बाहु वन थे उन्होंने अल्टीमेटली जो है चोल एम्पायर को यहां से निकाला था काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये है राज राजा वन एंड राजेंद्र चोल वन, एंड दिस इज योर टेम्पल एट गंगईकोंड चोलपुरम। ये राजेंद्र चोला का मंदिर है, ये भी बृहदेश्वर मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, बट ये इट इज गंगईकोंड चोलपुरम ने बनाया था, मतलब राजेंद्र चोल ने बनवाया था। ओके, एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का, वो एरातेश्वर टेम्पल है दारासुरम में तमिलनाडु में ही, तो है ना। तो ये सारे साथ में जो है हमारे इसके साथ जो थर्ड टेम्पल है हमारा गंगईकोंड चोलपुरम, इसके साथ ये बनाते हैं द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये भी यूनेस्को के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है हमारा एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चरल सिस्टम में। इसके अलावा इसमें कुछ सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई कैसे इन्होंने आगे अपना जो पूरा एम्पायर है उसको बढ़ाया है। इसके अलावा ना इसमें ये भी देखना है कि भाई श्री विजय जो एम्पायर है ना उसमें काफी नेवल एक्सपेडिशंस भी हम लोगों ने देखे थे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था ना जो तमिलनाडु वाले एरिया का वो ना चाइना के साथ भी था। चाइना से अगर आपने ट्रेड करना है तो आपको स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता था, दैट द नेम ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब वो मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में थी, है ना, तो जिसको श्री विजय एम्पायर कंट्रोल करता था। तो अगर ये कंट्रोल कर रहे तो हमारा जो चाइना से ट्रेड है वो कंट्रोल हो रहा है, सो वी डिडंट वांट दैट। सो हम लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया एंड जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसको ओपन अप करवाया, एंड अल्टीमेटली जो हमारा ट्रेड है चाइना के साथ काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारा हुआ। ओके, बट ये है ना कि इन्होंने मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई इन्होंने इनको हरा दिया है तो सारा एम्पायर अपने काबू में ले लिया, वो सब इन्होंने किया। बट हाँ कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो तो ओपन रहेगी हर एक टाइम के ट्रेड के लिए। ओके, तो ये सारी बातें हैं चोल एम्पायर के टाइम पर। जो श्री विजय रूलर है उन्होंने मतलब जैसे सिर्फ लड़ाइयां तो चलो हुई थी, लेकिन इसके अलावा ना श्री विजय ने एम्पायर ने काफी सारी जो जैसे नालंदा में डोनेशंस करे इन्होंने,
है ना। और जो है पाल किंग को भी बोला कि भी काफी मोनेस्ट्रीज बनवा दो हमारे लिए। और तो काफी सारे ना, मतलब ये कह लो कि पीसफुल रिकॉग्निशन भी थी श्री विजय की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ लड़ाई नहीं थी चोल एम्पायर के साथ में। ओके, और श्री विजय कहने के बाद ही हम लोगों ने नागपट्टिनम में राजा वन ने वो बनवाया था ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, विहार बनवाया था। तो मतलब ये कहने का कि सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस्ड अमाउंट में ही था। चलिए, तो ये है प्रॉपर हमारे काइंड ऑफ चोल एम्पायर, जिसको हम लोगों ने ये भी देखा था कि भी काफी इन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी काफी फैसिलिटेट किया, रोड्स वगैरह बनवाई, इरिगेशन वगैरह बनवाई, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, काफी ज्यादा जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, सिर्फ फॉरेन टेरिटरीज वालों से ही नहीं बल्कि इंडियन टेरिटरीज वालों के साथ भी। तो अल्टीमेटली डिक्लाइन इसका जो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि काफी जो अटैक है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो लास्ट में जो है 13वीं सेंचुरी तक आते आते जो पांड्याज हैं वो इसको सारा का सारा अपने अंडर ले लेते हैं। अल्टीमेटली जैसे पहले पांड्याज को उन्होंने हराया था ना, अब जो है पांड्याज इनको हरा लिया एंड अल्टीमेटली जो चोल एम्पायर है वो डिक्लाइन कर चुका था। हम पढ़ेंगे पांड्याज के बारे में भी बट नेक्स्ट क्लासेस में। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि भाई कैसे चोल राजा वन और राजेंद्र चोल वन ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आइडिया है कि भाई ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहाँ पे थी, सेना डायनेस्टी कहाँ पे थी, गजनी के जो महमूद थे वो इंडिया में कैसे आए, क्यों आए, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, व्हाट वाज दी बुक्स नेम जो किसी ने लिखी थी, साइंटिस्ट कौन कौन से वहां पे थे उस टाइम पे। तो वो सब चीजें जो है आपको हल्का सा एक बार मतलब पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग में स्टोरी की फॉर्म में ही क्रिएट करना है आपने, एंड इसको आप थोड़ा सा एक बार रिविजन दोगे तो काफी चीजें आपको याद हो जाएंगी इसमें। ठीक है, हम इसको बस ओवरव्यू के तरीके से कर रहे हैं बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई आप एक ही बार में काफी इंफॉर्मेशन ले लो एंड अल्टीमेटली वो काफी बर्डनसम हो जाए आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं इस चक्कर में कि नहीं पहले वाला ही नहीं अभी तक याद हुआ है। तो हल्का सा बस एक ओवरव्यू लेना है, थोड़े बहुत जो राजा के हम नाम ले रहे हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि मंदिरों वाला जो टॉपिक है ना हम डिटेल में करेंगे अलग से ही सारा सब कुछ। तो जब मैं बार बार नाम ले रही होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस मंदिर की बात कर रहे हैं। अब जब मैं रामप्पा टेम्पल की बात करूंगी तब बताऊंगी ना मैं आपको कि काकतीय डायनेस्टी वाला ही है ये। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि काकतीय के टाइम पर ये 2-3 मंदिर हम लोगों ने देखे थे। ओके, चलिए, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।